आप तभी आप कवर ना कर पाओ। तो इसका एक अच्छा वे है कि आप उसको रिपीट करके भी सुनो। आप देखते होंगे मेरे YouTube चैनल पे कि मैं आज जो मैंने आपकी क्लास ली है उसी की रिपीट वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ठीक है। और आगे से नेक्स्ट चैप्टर से मैं ये भी करूंगा कि आपको पहले से पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वो नोट्स पढ़ेंगे, उन्हीं से मैं आपकी यहां पे क्लास लूंगा, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप आज पढ़ना है आपको जो, ठीक है, वो कल आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो उसकी हेल्प मिल जाएगी आपको। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जैसे कि बीच में आया है, कोई सोचता है मैं लेट हो गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। और ये हमारी फिजिक्स में स्पेशली अगर आप दिल से पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको पढ़ने में, बशर्ते कंडीशन यही है कि आपका पढ़ने का मन हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का मन नहीं होता पढ़ने का, तो फिर उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्कूल्स में पढ़ते थे तो टीचर धक्के मार मार के आपको पढ़ाते थे कि पढ़ो पढ़ो, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर। अब किसी का प्रेशर नहीं है आप पे, आप फ्री हो। अब आपको सोचना है अपने बारे में, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, ठीक है। अब अगर इन सब्जेक्ट से आप लड़ जाओगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लड़ जाओगे तो फिर आप दिमागी रूप से परेशान भी रहने लग जाओगे। क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे यार, नहीं पढ़ेंगे यार, नहीं पढ़ेंगे, कितने दिन, हर रोज दिमाग में तो यही बात रहती है ना कि पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं। तो ऐसे ऐसे क्यों आप क्रिएट करो अपने आप के लिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ के बंद दुकान, है ना। ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलरिटी से पढ़ना है। जितना भी बच्चा यहाँ पे लाइव जुड़ता है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखो। और जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान से आप पूछोगे कि आप काम किसके लिए करते हो, तो उसका आंसर यही होगा कि मैं अपना काम अपने लिए करता हूं। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपके फायदे के लिए नहीं कर रहा ये सब कुछ, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। यही आप करो कि अपने फायदे के लिए करो, आप मेरे फायदे के लिए नहीं करना आपको, ठीक है। या स्कूल का फायदा नहीं होता इस चीज से, या आप अदर मत सोचो पेरेंट्स का फायदा होगा, नहीं, आपका फायदा होगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ आप जुड़ो, अपने लिए जुड़ो, दूसरे के लिए नहीं कि हाँ जी जगत सर क्या कहेंगे। जगत सर ने अब नाम भी लिखने शुरू कर दिए, उनकी अटेंडेंस अब्सेंट लगा देंगे 2 दिन तक की। ऐसा ऐसा उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा बताओ। आपकी एब्सेंट लग जाएगी, आपके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के कट जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कौन सी बाढ़ आ जाएगी। भारत में वैसे भी कोरोना इतना फैल रहा है। तो ये बात मत सोचो आप। बात सोचने वाली क्या है, सोचने वाली बात ये है कि अपने आप को प्रूव करना है। आपको क्या लगता है आईआईटी, जेईई, नीट के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या बच्चे उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों से मैं पर्सनली ये बात पूछूं कि क्या बच्चे प्रिपेयर नहीं है, आंसर इज 100% प्रिपेयर हैं बच्चे, 100%। कल मेरे पास फोन आया एक हमारे साथ के टीचर का, जो एलन में काम करते थे। तो अब वो किसी और जगह पे ज्वाइन करना पड़ा उन्हें इस कोरोना के चक्कर में। तो कहते कि 24 आवर्स बच्चे हमें छोड़ते ही नहीं है सर, जूम पे लगे रहते हैं, ऑनलाइन लाइव उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उनकी जाती है क्लासेस। इसके अलावा जूम पे भी बच्चे डाउट लेने आ जाते हैं। मतलब बच्चे इतने लगे हुए। मैंने कहा सर इतना पढ़ते हैं सच में, सच्ची बात बताओ। कहते हैं हाँ जी इतना पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, आपको भी अपनी मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, बल्कि ज्यादा करनी है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आपकी सेल्फ स्टडी जो थी, जो मर चुका था सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने स्पून फीडिंग कर करके सेल्फ स्टडी वाले कॉन्सेप्ट को जीरो कर दिया था हम ही लोगों ने, है ना। ठीक है, तो अब आपके पास दोबारा से वो ऑप्शन क्रिएट हुआ है कि आप अब अपने आप से भी पढ़ेंगे, अपने आप को भी मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। हर रोज आपका टीचर लाइव आके आपको ये बातें नहीं बताएगा, हर रोज आपका टीचर आपसे मिलेगा भी नहीं।
मैं नहीं जानता कि अब कौन कौन सा चेहरा मेरे को देख रहा है। मैं आप में से किसी का चेहरा भी नहीं जानता। देखो क्या वक्त आ गया ना। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं लाइव और मुझे नहीं पता कौन बैठे हैं। मैं तो इस कैमरे के सामने खड़ा हूं, मेरे सामने एक कैमरा है, उस कैमरे के सामने खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं। बड़ा चैलेंजिंग है यार, ठीक है, बहुत चैलेंज आते हैं। तो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है ना। तो एक्सेप्ट करो बच्चों, डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस इंडिया में ऐसे भी होंगे जिनको टीचर्स नसीब नहीं होंगे अच्छे, उनको ये सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिले होंगे जो आपके पास होंगे, लेकिन वो बच्चे भी आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे भी आईएएस आईपीएस क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप इसी एक देखो, आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है आपके पास कि आप इतिहास बदल सकते हो। ठीक है, आप 100% श्योर है इतिहास बदल सकते हो। इस बार हमारा कैम्ब्रिज से एक बच्चे का मुझे पता है जो 100% श्योर है क्वालिफाई करेगा आईआईटी। ठीक है, 100% श्योर है वो बच्चा, और बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चा श्योर है। और उस बच्चे की जिस दिन वो क्वालिफाई कर देगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके पढ़ने का तरीका क्या था। उसका पढ़ने का तरीका है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे वो बहुत ज्यादा फोकस करता है और वो कभी पजल नहीं होता, ये बात नहीं सोचता कि मेरा कितना रह गया कितना नहीं रह गया, नहीं, उसको कंप्लीट करने की बात सोचता है कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो यही बात आप भी सोचें, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करके देखें, जिन न्यूमेरिकल्स में डाउट आए आप मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, मेरे को फ़ोन कर दें, मेरे को व्हाट्सएप करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे बच्चे तो भागते हैं, ऐसे सोचते हैं जैसे टीचर का फ़ोन आ गया पता नहीं क्या महाभारत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मेरी एक बहुत ही बढ़िया बात है कि मैं किसी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करता, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं करूंगा बच्चों। आप टेंशन मत लो इस बात की। ठीक है, आपका जो पीछे का रहता है वो भी मैं आपको कवर करके दूंगा, सारी चीजें मैं कवर करके दूंगा, बस अपने आप को यहाँ बैलेंस करके रखो। ठीक है, अपनी जो क्लासेस आपके सामने जो आती हैं हर रोज, ठीक है, आप उनको दिल से लगाओ। ठीक है, दिल से पढ़ो, सब्जेक्ट से प्यार करो, प्रेम करो इस सब्जेक्ट से, फिजिक्स से। अगर प्रेम से दिल से पढ़ोगे, प्यार से पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे कि हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी पे। ठीक है, इसमें आईआईटी जेईई नीट की कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे और उन प्रॉब्लम्स पे भी हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है फिजिक्स में, दिस इज नॉट डिफाइंड टर्म ये डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन क्या चीज है? डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन जो चीज है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने स्पेशली कहा था कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव में कौन कौन सी आती है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये सारी की सारी फोर्स कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। यानी कि आप बोल सकते हो फील्ड फोर्सेस सारी की सारी कंजर्वेटिव है। जबकि अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो फ्रिक्शन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको प्रिपेयर करके चलिए। अब आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैंने यहां पे FC फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि वर्क डन जो होगा ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क डन हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चा बाटी। अब देखो बच्चों, आज मैं कुछ एक हटके कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। आज मेरे पास है सबसे पहली बात जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जाके इस चीज से मुझे डील करना होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे डील कर रहा हूं। ग्रेविटेशन
जो वर्ड था उसको डिफाइन कैसे किया गया था कि ये हमारे पास मास है, भाई मास मान लो m1, इसका ये सेंटर ऑफ मास है जहां सारा मास कंसंट्रेट है, और ये मास है बेटा m2, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। हमारी नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है ना। सेंटर ऑफ मास हर एक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है भाई। मान लो मैं आपको रफली कहूं कि ये है भाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास एक स्केल पड़ा था, अब एक स्केल को लें और एग्जिट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉप कर दें, एग्जिट वर्टिकल डाउनवर्ड। अब इसको दूसरी किसी भी जगह से पकड़े और एग्जिट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर लाइन ड्रॉ कर दें, ये दोनों लाइन जहां कट करेंगी ना एक दूसरे को, वही इसका सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द रफ आइडिया टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास एक रिंग है, एक छल्ला है, तो इसका जैसे कि ये हमारे पास एक रिंग है, इसका मास कहां होगा, इसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। स्फीयर है, उसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। सिलेंडर है, कोई लेंथ एलिमेंट है, उसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो डिफाइंड है, अनडिफाइंड भी हमारे पास होंगे, उनको निकालने का भी हमारे पास तरीका होगा। अभी मैंने रफ आइडिया आपको दिया था कि कैसे आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बच्चों, इनके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगती है, एंड दैट फोर्स आपको पता है वो फोर्स क्या है, जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, जिसको यूज से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइड बाय r, क्योंकि ये तो फोर्स था, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है r, r से r कैंसिल हो गया, आपके पास ये आया। अब ये वर्क डन आया, वर्क डन का नेगेटिव क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज टेकन एज माइनस ऑफ g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, दिस इज द नेगेटिव। अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी सी दो चार बातें करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने, मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट पे रखा है, यहां पे इसका लेंथ है जी l, इसका मास है बच्चों m, मास m है, इसको हाइट हमने दी है h। तो यहां पे इसके पास h हाइट पे जाके कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आप कहते हो बच्चों mgh होगी। mgh जो होगी वो एनर्जी स्टोर होगी h हाइट पे जाके। अब इसी को अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे ग्राउंड पे मैंने रख दिया बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगी, इसका सेंटर ऑफ मास, यहां से इसका वेट कहां कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस इज mg। अब हाइट कितनी है, हाइट है h/2, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास, mg, और हाइट है h/2, mg h। मेरा जो पर्पस है वो क्या है कि सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट ही आप किसको मान के चलेंगे, वेट को मान के चलेंगे। भाई यहां एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर में ये लेंथ एलिमेंट था जिसकी लेंथ l थी, ठीक है, तो इसके सेंटर में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। और इसको हमने h/2 मान लो, इसकी हाइट भी h ही मान लो, चलो h, ठीक है ना, इसकी लेंथ भी h ही मान लो, क्योंकि नहीं तो ये बात सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा, mgh/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी थी, mgh, और अगर हमने इसको वर्टिकल सीधा खड़ा कर दिया तो क्या आ गई हमारे पास, mgh/2। अगर बच्चों मैं इसको ग्राउंड पे ही लिटा दूं, ऐसे ऐसे ही लिटा दूं, ठीक है ना, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है बच्चों। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि ग्राउंड पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, हमेशा जीरो मानते हैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा जीरो माना जाता है, ठीक है। वी कंसीडर ऑलवेज
कंसीडर PE ऑन ग्राउंड एज इक्वलेंट टू 0। PE ऑन ग्राउंड एज इक्वलेंट टू 0। ठीक है ना बच्चों? अगर हमारे पास PE ऑन ग्राउंड, हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड क्या रहेगी, 0 रहेगी। चलो हम इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। देखो हमने मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक चैन ले ली, एक रस्सी ले ली और उस रस्सी को ऐसे लटका रखा है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि अब मैंने एक रस्सा लिया या एक चेन ले लेते हैं। चेन की अच्छी मैं डायग्राम भी बना दूंगा। ये लो जी एक चेन, और इस चेन को हमने ऐसे यहां पे लटका रखा है और हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो बच्चों, ये हमने इस तरह से चेन लटका रखी है। ये इसका जो रेडियस है वो r है, तो ये O, ये आपके पास A, ये आपके पास पॉइंट मान लो B, और ये भी आपका OA भी रेडियस के बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। आपसे ये बात करी गई कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। देखो बच्चों, अब तो मैं इसका एक्सप्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है? अब मैं एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको वैल्यूज भी बताऊंगा कि कैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है और पुट करके आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना है। देखो स्टार्ट करते हैं कैसे हमें काम करना है। देखो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता हूं बच्चों। अगर आप मेरे साथ साथ वर्क करते हैं तो 100% श्योर है बच्चों आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो यहां पे भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमें दुखी करेगा। ठीक है ना, इस पूरे का मास आप मान लो m, इस पूरी चेन का मास मान लो m, मान लो लेट मास ऑफ चेन, लेट मास ऑफ चेन, मास ऑफ चेन आपने मान लिया स्मॉल m। अब क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में, आप कहां पे काम करेंगे, यहां पे ऐसी सिचुएशन में आपको dm मास लेना है। यू हैव टू टेक dm मास। छोटा सा मास लेना है बच्चों, ये ले लो भाई आप छोटा सा मास, ये ले लिया मान लो आपने ऐसे, ये इतनी जगह में जो मास आ जाए, ये मास ले लिया आपने। ये देखो ये यहां से मैंने इसको पूरा डार्क भी कर दिया, ये है भाई dm मास, जो एंगल बनाता है कितना, d थीटा। ठीक है, और यहां से इसका एंगल कितना है, मान लो थीटा। ठीक है, d थीटा। तो अब आप बताओ मुझे ये किसके बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है r, तो ये थीटा एंगल बनाता है। तो ये हाइट इसकी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक हाइट इसकी हो गई r, क्या ये कोस थीटा, तो ये दूसरा r साइन थीटा। इसकी हाइट आपके पास आ गई r साइन थीटा। तो इस dm की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मास mgh होता है, m की जगह dm इंटू g इंटू हाइट है आपके पास r साइन थीटा। ये आपका मास, ये आपकी r साइन थीटा क्या है, हाइट। ये आपके पास है बच्चों हाइट है बच्चों, ठीक है ना, mgh होता है ना, तो उसकी जगह पे हाइट आपकी है r साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो u दैट इज इंटीग्रेशन, यानी कि g इंटू डी एम इंटू आर, आर जी डी एम इंटू साइन थीटा। और थीटा की वेरिएशन कहां से कहां तक होगी, थीटा यहां से चलेगा बच्चों, ध्यान से देखो, थीटा यहां से चला है 0 से चलेगा और कहां तक जाएगा 90 तक।
तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो थीटा की है, लेकिन ये देखो ये डीएम अड़ के बैठ गया भाई। अब डीएम अड़ के बैठ गया, हमें वेरिएशन दिखानी है थीटा के विद रिस्पेक्ट। तो हम अब काम कैसे करेंगे, देखो बच्चों, आपको एक बहुत ही जानकार सा कॉन्सेप्ट है आपका, जिसका नाम आप देते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इस डीएम वाली आर्क को उठा के बाहर ले जाओ, इसको, ये जो सॉफ्टी सी बनी पड़ी है ना, इसको उठा के बाहर ले आओ ऐसे, ये देखो ऐसे, ये आपके पास है डी थीटा, ये पॉइंट है भाई ओ। ए बी तो मान लिए थे आपने, सी डी मान लो, अब सी डी इज इक्वल टू आर। इसका सी डी का जो मास है ना बेटा, इसका सी डी का, इसका मास है कितना, इसका मास है डीएम। सबसे पहले सी डी की वैल्यू निकालो। सी डी क्या है, आर्क। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क क्या होगी आपके पास, एंगल इनटू रेडियस, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो आर्क क्या है, सी डी। एंगल कितना है, डी थीटा। रेडियस कितना है, आर। तो सी डी इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है ना। अब पूरी चेन जिसकी लेंथ है कितनी, इस पूरी चेन की लेंथ कितनी है, पूरी चेन की कितनी, पूरा कंप्लीट सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर। ये चौथा हिस्सा है, तो पाई आर डिवाइड बाय 2, पाई आर डिवाइड बाय 2 लेंथ हैज मास that is equal to m. Unit length has mass that is m upon pi r divided by 2. अब आपके पास कितना है, r d theta has the mass that is r d theta, r से r कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा, 2m d theta by pi, this is equal to dm, छोटा सा मास, छोटे से लेंथ एलिमेंट का, 2m डी थीटा बाय पाई, ये आ गया आपके पास मास। इस मास को उठा के यहां पटक दो, ध्यान से पटकना बेटा, इसको चोट नहीं लगनी चाहिए ना। तो U इज इक्वल टू आर जी आर, डीएम की वैल्यू बोलो भाई, डीएम की वैल्यू से पहले जी आर साइन थीटा में लिख लो, और 2m डी थीटा बाय पाई, ठीक है ना, बाई पाई। ठीक है। अब एंगल कहां से कहां चेंज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक। जो चीजें बाहर आ रही हैं बाहर ले लो, अंदर रहता है उसको सॉल्व कर लो। u इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर, 2gRm बाय पाई, 2 आ गया, gRm बाय पाई, अंदर रहता है साइन थीटा डी थीटा। बच्चों इसका इंटीग्रेशन याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉरी, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, इस बात से आपको याद रखना है भाई, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है कोस का, तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, बस ऐसे याद रखना। तो एक इसकी बात आ जाएगी, u इज इक्वल टू 2mgr बाय पाई, साइन का होगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट है कहां से कहां तक लेकर, 0 से 90। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है बेटा, 2mgr बाय पाई, माइनस साइन बाहर है इसमें। ठीक है, लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट, मतलब थीटा इज 90 डिग्री माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होगी बेटा 0, और इसकी वैल्यू होगी बेटा 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास क्या आ गया, +1 आएगा अंदर वाले का रिजल्ट। तो u इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2mgr बाय पाई, gr बाय पाई। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे यहां पे अगर मैं आपको रेडियस दे देता 20 सेंटीमीटर, रेडियस दे देता 20 सेंटीमीटर, है ना,
और मास ऑफ चेन दे देता 10 ग्राम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती। ठीक है, मास 10 ग्राम, रेडियस मैंने दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती आप मुझे बताएंगे। अच्छा, ये बच्चे स्पेशली मुझे बताएंगे जिनके मैं नाम ले रहा हूं, वो अपनी अटेंडेंस दोबारा से मार्क कराएंगे। इसमें है हरमनदीप कौर, सहज कौर, पाहुलप्रीत कौर, हरकमलप्रीत सिंह, चिराग जो आज ही आया है, निशांत, सलोनी सलारिया, हरसिमरन बाजवा और प्रियंचल। ये बच्चे मुझे अपनी अटेंडेंस दोबारा मार्क करवाएंगे। सभी बच्चे, ये जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, वो यस सर लिख के भेज देंगे। ठीक है, नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी पीछे के 2 दिन की भी। हरमनदीप कौर, नाम सुन लीजिए दोबारा, हरमनदीप कौर, सहज कौर, पाहुलप्रीत कौर, हरकमलप्रीत सिंह, चिराग, निशांत परमार, सलोनी सलारिया, हरसिमरन बाजवा और प्रियांचल। ये बच्चे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आगे मेरे को अटेंडेंस मार्क करवाएंगे दोबारा से। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इनकी अटेंडेंस ले लूं। चिराग है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया चिराग। हरमनदीप कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज, पाहुलप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चा रहता है मैं उनके नाम ले देता हूं। हरकमलप्रीत सिंह, निशांत परमार, सलोनी सलारिया, हरसिमरन बाजवा और प्रियांचल। ठीक है गुरलीन, कर देंगे, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। जो बच्चों की अटेंडेंस ले रहा हूं वो बच्चे ध्यान दें इस बात पे। प्रियांचल, हरसिमरन बाजवा, सलोनी सलारिया, निशांत परमार, हरकमलप्रीत सिंह, अगर ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं तो अपनी अटेंडेंस बोल दे भाई। कमलप्रीत, हाँ एक्सप्लेन कर दे, पहले मैं अटेंडेंस तो ले लूं बेटा, देख तो लूं प्रोक्सी बोल के कितने निकल गए हैं। हाँ रिपीट कर दूंगा बेटा, 2 मिनट का सब्र रखो। हरकमलप्रीत सिंह, निशांत परमार, सलोनी सलारिया, हरसिमरन बाजवा और प्रियांचल ये क्लास से गायब हैं। ठीक है, इनके कोई फ्रेंड है तो बता देना कि इनकी एब्सेंट मार्क हो गई है। देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या किया एक्चुअली, यहां पे मेरे पास एक चेन थी, ठीक है, और इस चेन को मैंने इस तरह से लटका रखा था। ये मेरे पास सेमी सर्कुलर हुआ, सर्कल का चौथा पार्ट हुआ, ठीक है ना। यहां ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, देखो, और इसका रेडियस था आर के बराबर, ओए भी इतना है, ओ भी इतना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी इस चेन की जो रेड कलर में आपको दिखाई गई है, ठीक है। मैंने इसका मास मान लिया इस पूरी चेन का m। अब देखो, जब ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आए तब आपको एक मास मानना पड़ेगा जिसका मास है dm। मैंने एक छल्ला निकाल लिया, जरूरी नहीं है एक छल्ला निकालो, इससे भी कम निकाल सकते हो आप, dm। और dm के एंड पॉइंट के साथ एंगल बनता है कितना, d थीटा। रेडियस ये भी r रहेगा, ये भी r रहेगा। अब मुझे सबसे पहले निकालना था इसकी हाइट, जिसकी हाइट की वैल्यू ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। मैं इसको रेड कर देता हूं, ये एंगल है बच्चों थीटा। ये देखो बच्चों, ये एंगल है थीटा। तो r के साथ जो एंगल होता है उसको मिलता है क्या, कॉस कंपोनेंट, और उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसको कौन मिलता है, साइन।
तो ये हो गया r sin थीटा, यानी कि हमारी जो हाइट है ना वो हमारे पास आ गई। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जो आप निकालते हो, mgh होती है। तो m की जगह m तो नहीं है मेरे पास, dm है, g का g लो, हाइट की जगह मेरे पास क्या है, r sin थीटा है, दिस इज द हाइट। अब मुझे क्या करना है, du से तो काम नहीं चलेगा, ये तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुझे तो कंप्लीट निकालनी है, तो कंप्लीट निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, इस पूरी टर्म को, r g dm sin थीटा, ठीक है ना। अब वेरिएशन किस में है, वेरिएशन जो है वो इस थीटा में है। थीटा कितना होगा, शुरुआत में 0, लास्ट में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा में वेरिएशन है, यहां पे तो थीटा के विद रिस्पेक्ट काम ही नहीं हो रहा, किसके विद रिस्पेक्ट काम हो रहा है, डीएम के विद रिस्पेक्ट, इसलिए मेरे को थीटा के विद रिस्पेक्ट काम करना है। मैंने क्या किया, इस सॉफ्टी को उठा के बाहर रख लिया, ये डीएम है, ये सीडी मैंने इसकी लेंथ मान ली, पूरी जो लेंथ है इसकी, ये जो लेंथ है जिसको मैं यहां पे कर रहा हूं वो सीडी मैंने मान लिया। अब ये क्या बनती है, आर्क। अब मुझे पता था कि ये एंगल है डी थीटा, ये OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू रेडियस r, ठीक है। अब देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। आर्क है CD, एंगल है d थीटा, रेडियस है r, तो CD इज इक्वल टू r d थीटा, CD इज इक्वल टू r d थीटा। अब यानी कि इसकी लेंथ है r d थीटा। इस चेन की पूरी लेंथ कितनी बनती है, सर्कल का चौथा हिस्सा 2 पाई r पूरे सर्कल की होती है, और इसका फोर्थ पार्ट है तो इसकी आगे भाई कितनी, पाई, रेडियस कितना है कैपिटल R डिवाइड बाई 2, यानी कि पाई r डिवाइड बाई 2 लेंथ का मास आपने कितना माना था, ये मान रखा m, a का कितना होगा, इतना होगा, m डिवाइड बाई पाई r डिवाइड बाई 2। और अब आपके पास लेंथ कितनी है, CD कितनी है, r d थीटा, तो r d थीटा का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये मास आ गया, मास किसके बराबर आया, dm के बराबर। इस dm की वैल्यू को उठा के एज इट इज यहां पे रख दो। जैसे ही हमने यहां पे वैल्यू रखी, हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया 2grm डिवाइड बाय पाई sin थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन में केवल उसी को रखना होता है जिसके आगे लगाओ d। d किसके आगे लगा था, थीटा, थीटा कहां आ रहा था, साइन में भी, तो sin थीटा और d थीटा को मैंने अंदर रखा, बाकी सारे टर्म बाहर। इसका इंटीग्रेशन का रूल होता है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, ठीक है ना, माइनस कोस थीटा। अब इसकी लिमिट दे रखी थी थीटा, ये इनिशियल है, ये फाइनल लिमिट है, इनिशियल नीचे लिखनी है, फाइनल ऊपर लिखनी है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस साइन यहीं पे रहेगा, अपर लिमिट है थीटा की जगह 90, लोअर लिमिट है 0। cos 90 माइनस cos 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब माइनस 1 माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, दैट इज 2mgr बाय पाई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एक बात आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हाँ ध्यान से नहीं करोगे तो फिर थोड़े डाउट्स आ सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए करवा रहा हूं। अगर बात करी जाए थ्योरेटिकल आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल के साथ डील करना है और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ डील करना है, तो आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है। बताओ बेटा, आपने कहा रिपीट कर दो सर, मैंने रिपीट कर दिया। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया कॉन्सेप्ट। अरे हरलीन, गुरलीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी क्लास के ये बच्चे सुपर हैं, सुपर। हरलीन चहल, गुरलीन, हरमनप्रीत सिंह, महक बहुत अच्छा पढ़ती है, महक, अमरवीर कौर बहुत अच्छा, चेतनदीप, अरे गुरलीन सिंह, हाँ डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी बेटा, डेरिवेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, मेरी क्लास के अच्छे अच्छे बच्चों के नाम ले देता हूं मैं। चेतनदीप सिंह, संस्कृति, दविंदर इज एक्सेलेंट, ठीक है,
प्रियंका बहुत अच्छा पढ़ती है, सुखनूर, पाहुलप्रीत कौर, भीषम रेगुलर बच्चा है, अंशिका, जसलीन, कमलप्रीत, रोमिका शर्मा, मनवीर कौर, ठीक है, और गुरलीन सिंह और अमनप्रीत कौर, नवदीप सिंह, आशदीप सिंह, सुप्रीना, सुखलीन कौर, खुशदीप कौर, वंशिका भी रेगुलर आ रही है जब से इसने अटेंड किया है, अनमोल ठाकुर बहुत अच्छा बच्चा है ये, गुरलीन, हाँ अंशिका शर्मा, हाँ हमारा बहुत ही अच्छा बच्चा है ये अंशिका, पलविंदर भी काफी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है पलविंदर, ठीक है। अच्छा मान्य रेगुलर क्लास अटेंड करती है, मनप्रीत कौर रेगुलर बच्चा है हमारा, सहज, हरमनप्रीत कौर, आशदीप सिंह और नवनीत कौर। इसमें से 2-4 बच्चों के नाम रह गए होंगे, बट ये जितने भी बच्चे थे जिनके नाम मैंने बोले हैं वो रेगुलर बच्चे हैं। रेगुलरिटी के साथ साथ उनके प्लस पॉइंट भी बहुत ज्यादा हैं। वो प्लस पॉइंट, उनमें से एक प्लस पॉइंट है बहुत ही बड़ा कि वो बहुत ही अटेंटिव बच्चे हैं। देखो मैंने इन बच्चों को केवल कमेंट में देखा है और कमेंट में देख के मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये बच्चे कैसे हैं। तो इन बच्चों के साथ ये बच्चे जिनका मैंने नाम लिया ये मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे स्पेशली, और इनकी मैं जूम पे मीटिंग करूंगा, जिस मीटिंग में हम बातें करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो शेयर करेंगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है फिजिक्स पढ़ते टाइम, वो सारी बातें हम आप लोगों से करेंगे जो रेगुलर बच्चा है। देखो बच्चों, जो रेगुलर बच्चा है उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे, जिन बच्चों के मैंने अभी नाम लिए हैं वो मेरे पास पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करेंगे। उनमें से 2-2, 3-3 बच्चों को मैं अपनी जूम आईडी दूंगा, जूम आईडी शेयर करूंगा, और उस पर बैठ के मैं आपके डाउट्स, या आप यूं कहें कि आपको थोड़ा मोटिवेशन लेक्चर दे देंगे और आपके डाउट्स शेयर कर लेंगे, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो सारी शेयर कर लेंगे। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा जूम पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखो बच्चों, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पे, जैसे मैंने रेडियस दे दिया, मास दे दिया, तो आप इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो बच्चों, देखो अब हमने बात करी है स्प्रिंग की। स्प्रिंग की बात सभी को याद होगी कि स्प्रिंग रीस्टोर करने का काम करता है। ये एनर्जी को रीस्टोर करता है जिसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहां जो फोर्स रीस्टोर होती है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड से हमेशा ऑपोजिट होती है। अप्लाइड जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। देखो बच्चों, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जिसका नाम था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नाम था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, इलास्टिक का क्या मतलब होता है? देखो कभी भी कोई चीज को पढ़ो ना तो उसको ना सोच के देखो डेली लाइफ में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे रट्टे मारने का नहीं, इलास्टिक सोचो इलास्टिक क्या होता है। देखो आपको लड़कियों को तो पता ही होगा, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती है उनको तो खूब ही पता होगा इलास्टिक क्या होता है, ठीक है ना। इलास्टिक को बोलते हैं रबड़, सीधी सी बात, रबड़ को इलास्टिक ही बोलते हैं, है ना। तो रबड़ की क्या प्रॉपर्टी होती है? रबड़ को खींचेंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते ही उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे ही छोड़ेंगे ना एज इट इज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ बढ़ी, और जैसे ही फोर्स छोड़ा एज इट इज हो गया, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा गेन कर देता है जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स उससे हटाई जाती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक, है ना, जिन पे फोर्स लगाएं उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, जैसे ही छोड़े एज इट इज हो जाए, है ना, उनको बोलते हैं क्या? इलास्टिक बोलते हैं। तो अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिक लिमिट में काम करना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी बच्चों, ठीक है ना।
भाई आप बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कह देते हैं सर जी स्प्रिंग है ना, आप कहते हो ना कि अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। एक बच्चे ने क्या काम किया, स्प्रिंग लाया स्पेशली निकाल के पेन वाला, ठीक है, वो चटपट चटपट वाला पेन, ठीक है, और उससे स्प्रिंग निकाल के लाया और स्प्रिंग ला के मेरे सामने यूं खींच के दिखा दिया, कहता है सर बताओ एज इट इज कहाँ हुआ, और नहीं हुआ सच में, उसकी लेंथ बढ़ गई भाई है। तो मैंने उसे कहा कि मैंने पहले भी कहा था विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर आप रबड़ को भी बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट जाता है ना, पता है सभी को, हाँ बिल्कुल पता है, ठीक है, तो टूट जाता है, ऐसी कंडीशन नहीं लगानी, विद इन इलास्टिक लिमिट आपको काम करना है, इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करना है, आपको इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना है ना, मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने जो मुझे बताई थी दैट वाज हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, कहां से आया है आपको पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है क्या x, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब बच्चों रहते हैं 4 मिनट हमारी क्लास के, है ना, तो आज मैं क्लास आपकी यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है, कल मिलते हैं इस आर्टिकल के साथ और कुछ बहुत ही इजी न्यूमेरिकल के साथ जो IIT JEE में आए हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों की अटेंडेंस रहती थी प्लीज फटाफट से अभी विद इन 2 मिनट, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे अटेंडेंस बोल दो, ठीक है, जिसकी अटेंडेंस रहती थी। हाँ, जो बच्चे आज की क्लास में एब्सेंट थे वो अपने फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनको कह देना कि आपकी एब्सेंट लग गई है 2 दिन की भाई, ठीक है, बधाई हो आपको, ठीक है, आप सिलेक्ट हुए हो आज की क्लास में, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं।